नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का समापन हुआ और इस दौरान हमने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ये प्रश्न लिखित में पूछे गए और इनका जवाब भी लिखित ही दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है। हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। जो ऐसे सवाल हैं हमारे आपके दिमाग में चलते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए उनका जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ है योजनाएं, क्या कुछ है सरकार की प्लानिंग, सांसदों के सवाल क्या रहे और सरकार ने इन सवालों का क्या जवाब दिया, ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में जो सवाल हमने लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरुआत करते हैं और वयस्क जनसंख्या में निरक्षरता से जुड़े सवाल को सबसे पहले देखते हैं। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से जानना चाहा कि देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में निरक्षर जनसंख्या का राज्यवार और वर्षवार प्रतिशत क्या है। किन राज्यों में वयस्क निरक्षरता सबसे अधिक है, सरकार द्वारा देश में वयस्क साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस बारे में जानकारी क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या सरकार ने देश में वयस्क शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शैक्षिक स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी करने पर विचार किया है। अगर हाँ, तो इस बारे में जानकारी क्या है, अगर नहीं तो उसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े भारत की महापंजीयक द्वारा चलाए जा रहे दशकीय जनगणना अभियान के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसके मुताबिक आंध्र प्रदेश में 37.75%, अरुणाचल प्रदेश में 37.96%, असम में 31.05%, बिहार में 44.59%, छत्तीसगढ़ में 34.66%, जम्मू और कश्मीर में 37.28%, झारखंड में 39.63%, मध्य प्रदेश में 36.06%, साथ ही राजस्थान में 39.73% और उत्तर प्रदेश में 37.56%। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां वयस्क निरक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 30.72% से अधिक है। वयस्कों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 26 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 404 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 50% या उससे कम थी, वहां अक्टूबर 2009 से साक्षर भारत नाम का केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई थी और इसमें महिलाओं और अन्य लाभ वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले, चाहे उनकी साक्षरता दर कोई भी रही हो, उन्हें भी शामिल किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की समग्र साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और जेंडर अंतर को 10% अंक तक कम करने का लक्ष्य था। इस योजना को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया था। साक्षर भारत योजना के कार्यान्वयन के दौरान 7 करोड़ प्रौढ़ गैर साक्षरों को साक्षर बनाने के समग्र लक्ष्य के सापेक्ष करीब 7.64 करोड़ शिक्षार्थियों की पहचान की गई, जिन्हें अगस्त 2010 से मार्च 2018 के बीच NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा पास की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान 33 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना पढ़ना लिखना अभियान लागू की जा रही है, जिसमें 48.16 लाख गैर साक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के मकसद से देश भर में NILP यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नाम की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है, जिसमें वर्ष 2022 से 2027 तक की कार्यान्वयन अवधि के दौरान 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर किया जाएगा। इस योजना को 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है, जिसमें 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय भाग और 337 करोड़ रुपए से ज्यादा का राज्य का भाग शामिल है। NILP योजना सामुदायिक जुड़ाव पर आधारित है, जहां उच्चतर शिक्षा संस्थानों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे तमाम जो योजनाएं हैं उनके स्वयंसेवकों, आंगनबाड़ी स्वयंसेवकों, शिक्षकों और अन्य संस्थानों सहित समुदाय के सदस्यों से सहायता प्राप्त की जाती है। अब अगला सवाल, इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद परबत भाई सवा भाई पटेल ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहा कि चिकित्सा उपकरण पार्क योजना को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध और प्रस्तावों पर स्थापित किए गए और स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण पार्कों का गुजरात सहित ब्यौरा क्या है और इनकी स्थिति भी उन्होंने जाननी चाहिए। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने दिया। उन्होंने बताया कि विभाग चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विनिर्माण करना, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहन करने की क्षमता के लिए चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की किफायत के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का दोहन करना। इस योजना के तहत चिकित्सा उपकरण पार्क एक ही स्थान पर साझा परीक्षण और प्रयोगशालाएं सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और देश में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है और इस चिकित्सा पार्क के लिए योजना के तहत अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक है और चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क परियोजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि योजना के तहत औषध विभाग को 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जो कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा और जम्मू कश्मीर है, इनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन योजना के दिशा निर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार किया गया था और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों को प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए अंतिम मंजूरी दी गई थी। बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन से जुड़े सवाल की। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या ये सच है कि NHRC यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2019 से अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किए हैं। अगर हाँ तो इसके क्या कारण है, अगर नहीं तो इस दस्तावेज को NHRC की वेबसाइट पर प्रकाशित करके ये डेटा जनता के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। 2019 से NHRC में वर्षवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मामलों का निपटान किया गया है। क्या सरकार ने NHRC की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा भी उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया और उन्होंने बताया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20(2) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाना अपेक्षित होता है। इसके साथ ही NHRC की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों पर अस्वीकृति अगर कोई हो तो इसके कारणों के संबंध में ज्ञापन भी साथ में प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि NHRC की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशें
भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित हैं। इसलिए इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। एनएचआरसी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। एनएचआरसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों को देखें तो इसमें 2019-20 में 76,628 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 76,774 मामलों को निपटाया भी गया। इस दौरान कुछ 2019 से पहले के मामलों को भी निपटाया गया, इसीलिए आंकड़ा ज्यादा है। 2020-21 में 74,968 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 83,255 मामलों को निपटाया गया। वहीं 2021-22 में 1,02,539 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 91,149 मामलों को निपटाया गया। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि एनएचआरसी की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, जो 2 अगस्त 2019 से लागू हुआ था, इसके माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों में संशोधन किया है। एनएचआरसी के संशोधित अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं मानव अधिकार संस्थानों की कार्यप्रणाली और क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उन्हें एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र बनाया गया है। एनएचआरसी के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए एनएचआरसी के अध्यक्ष के नियंत्रण में महासचिव को एनएचआरसी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। एनएचआरसी में लिंग और व्यापक आधार के मुद्दे का निराकरण करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3(2) के तहत एनएचआरसी के सदस्यों यानी मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की गई है, जिसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। एनएचआरसी के मौजूदा मानित सदस्यों जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को भी एनएचआरसी का मानित सदस्य बनाया गया है। इससे एनएचआरसी को व्यापक आधारित बनाया गया है और समाज के सभी कमजोर और असुरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने। उन्होंने अपने सवाल के जरिए आयुष मंत्रालय से आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के बारे में जानकारी मांगी और पूछा कि क्या सरकार की देश भर में आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान खोलने की कोई योजना है। अगर हाँ, तो बिहार में राजगीर और उत्तर प्रदेश में कानपुर सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके कारण क्या रहे हैं। आगे अपने सवाल में उन्होंने इस बात की भी जानकारी मांगी और पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजगीर स्थित 5 पहाड़ियों में बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे मौजूद हैं। अगर हाँ, तो क्या सरकार का राजगीर में इन संसाधन को उपयोग करने से संबंधित क्षमता को विकसित करने का विचार है, और इसका ब्यौरा उन्होंने जानना चाहा। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण आयुष महाविद्यालयों की स्थापना संबंधित संघ राज्य क्षेत्र या फिर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में 2022-23 सत्र के लिए राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों को खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन के केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता सरकारी क्षेत्र में अपर्याप्त है और आयुष के स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएम यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से इसे प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और इन सभी के अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के अनुषंगी केंद्र जो कि हरियाणा के पंचकुला और गोवा में स्थापित किए जा रहे हैं,
ये भी उन्होंने जानकारी दी और आगे अपने जवाब में ये बताया कि बिहार में राजगीर और उत्तर प्रदेश में कानपुर के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के राजगीर स्थित 5 पहाड़ी में अनेकों औषधीय पौधे जैसे उर्जिनिया इंडिका, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, सिडा, कॉर्डिफोलिया, जिंजिबर, जोर्मबेट, ट्राइकोरियसेस, ट्राइकस्पिडाडा, मार्टिनिया एनुआ, ओपरकुलिना, टर्पेथम, मोसिस्फेरम, सुबेओलेंस, ऐसे तमाम पौधे हैं जो उपलब्ध हैं। वर्तमान में बिहार के राजगीर में इन संसाधनों को उपयोग करने संबंधी क्षमता विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अगला सवाल जुड़ा है जीएसटी में बढ़ोतरी के प्रभाव को लेकर कि ये किस तरह से पड़ा, इसके बारे में जानकारी मांगी गई और इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ये ब्यौरा उपलब्ध करवाएगी कि वो जीएसटी में हुई बढ़ोतरी के कारण अनुमानित 15 लाख नौकरियों से संबंधित हुए रोजगार के नुकसान को किस तरह कम करने का विचार रखती है। क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग से संबंधित असंगठित क्षेत्रों और कर से छूट प्राप्त क्षेत्रों के विस्तार पर जीएसटी में हुई बढ़ोतरी के प्रभाव का आकलन किया है? अगर हाँ तो इस बारे में क्या ब्यौरा है, अगर नहीं तो कारण क्या रहे? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारों के नामित मंत्री भी होते हैं। जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए विमर्श किया था, जिसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना और जीएसटी के वर्तमान दर के स्लैब की संरचना की समीक्षा करना था। इस परिषद ने अपनी 46वीं बैठक में कपड़ा और कपड़ा संबंधी जॉब वर्क सेवाओं पर जीएसटी की दर को बढ़ाए जाने का विचार फिलहाल टाल दिया है। अब अगला सवाल, और ये सवाल जुड़ा है संस्थाओं के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से ये पूछा कि क्या सरकार का कृषक समुदाय के व्यापक हित में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करने का विचार है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? उर्वरकों के अनुसंधान और विकास में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी संस्थाओं के प्रमुख योगदान का ब्यौरा क्या है? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में CIPET यानी केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की नई शाखाएं खोलने की योजना बना रही है? अगर हाँ तो इस बारे में ब्यौरा क्या है? और मंत्रालय में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे और संगठन होने की क्या संभावनाएं हैं? इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खोबा ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय नियमित आधार पर सभी संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। सीपेट का अनुसंधान और विकास विंग SARP LARPM भुवनेश्वर कृषि अनुप्रयोगों के लिए उर्वरक से युक्त बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग फिल्म विकसित कर रहा है। पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों में उर्वरकों के निरंतर रिलीज की क्षमता है। इसके अलावा प्रयोगशाला ने ICAR CIRCOT मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पौधों की विकास दर और खेती से उत्पादन में उर्वरकों की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए जैव पॉलीमेरिक प्रणाली के भीतर नैनो सल्फर ZNO आधारित उर्वरकों को शामिल किया जा रहा है। IPFT यानी कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरण के विकास में लगा हुआ है। संस्थान में कीटनाशक, विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में कीटनाशक अवशेषों और CWC से संबंधित रसायनों के परीक्षण के लिए NABL द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। संस्थान, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रॉक फॉस्फेट के नमूनों और भौतिक रासायनिक मापदंडों के लिए नैनो उर्वरक सहित अन्य उर्वरकों के परीक्षण में भी लगा हुआ है। अब तक राजस्थान के बाड़मेर, गुजरात के भावनगर, कर्नाटक के बीदर और तमिलनाडु के थुटुकुड़ी में 4 नए सीपेट केंद्र प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और परियोजना की लागत को भारत सरकार
और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50-50% शेयरिंग के आधार पर वहन किया जाएगा। मंत्रालय ने भारत में औषधीय शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए पंजाब के मोहाली, गुजरात के अहमदाबाद, बिहार के हाजीपुर, तेलंगाना के हैदराबाद, असम के गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो मास्टर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने के अलावा औषधि और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञताओं में उच्च कोटि का अनुसंधान करते हैं। अगला सवाल, ये सवाल जुड़ा है देश में लावारिस बच्चों से और इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा देश में लावारिस बच्चों की संख्या के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है, अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है, अगर नहीं तो कारण क्या रहे हैं, और लावारिस बच्चों विशेषकर लड़कियों को बचाने और उनके पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, इनमें से हर एक योजना के लिए बजटीय आवंटन कितना है। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया और उन्होंने बताया कि जैसा कि NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जरिए सूचना मिली गई है, उस सूचना के हवाले से उन्होंने बताया कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज पोर्टल CISS तैयार किया गया है। सड़कों पर रहने वाले बच्चों के संबंध में 2021 के SMWP-C संख्या 6 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें सड़क पर रहने वाले बच्चों के रूप में चिन्हित किया गया है। मंत्रालय CPS यानी बाल संरक्षण सेवा स्कीम मिशन वात्सल्य नाम का एक केंद्र प्रायोजित स्कीम चला रहा है। इसके तहत सड़कों पर रहने वाले बच्चों का बचाव और पुनर्वास सहित देखरेख के जरूरतमंद और कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य बातों के साथ साथ आयु के अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख के लिए मदद प्रदान करती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए CPS मिशन वात्सल्य के लिए बजट आवंटन 900 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। कोविड से बचाव के लिए तमाम जो नियम है उनका पालन कीजिए, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।